तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेंको सभी को बताता है कि रॉकेट बनाने के लिए हमें कई मिलियन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम इंटरनेट का यूज करके वो पूरी दुनिया के इंजीनियर से बनवाएंगे। फिर गेन सेंको से पूछता है कि इंटरनेट बनता कैसे है, तो सेंको यूकोमिया टी बोलता है। तभी ये सुनकर टाइजू कहता है कि मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम सब साथ में मिलकर टी पियेंगे तो हमें इंटरनेट बनाने की मोटिवेशन आ जाएगी। सेंको उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जगह इनोशिमा हिरोशिमा पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोहाकू और टाइजू ने काफी सारी टी लीव्स को इकट्ठा कर लिया होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांशा सभी को इकोमिया टी सर्व कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि क्रोम देखता है कि वो टी लीव अंदर से काफी चिपचिपी होती है, तो सेंको से कहता है कि हम यहाँ पर इसी चिपचिपी चीज के लिए आए हैं। फिर वो कहता है कि ये चिपचिपी चीज रबर जैसी होती है और ये काफी ज्यादा टफ होती है। वो कहता है कि इसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए इसका यूज गोल्फ बॉल और 3D प्रिंटर फिलामेंट के लिए किया जाता है। फिर गेन सेंको से पूछता है कि आखिर हम उसे इंटरनेट के लिए यूज कैसे करेंगे। तभी क्रोम सोचता है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू नहीं जा सकती। और फिर वो सेंको से पूछता है कि कहीं तुम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए अंडर वाटर केबल डालने की बात तो नहीं कर रहे। और फिर हमें पता चलता है कि सेंको उसी की बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अंडर वाटर केबल डालने लगते हैं और फिर यूसी कहता है कि हम जापान से अमेरिका तक वायर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें हवाई आइलैंड पर रुकना ही होगा। फिर हम उन्हें हवाई में देखते हैं और वहाँ से उन्हें कॉफी मिल गई होती है और फ्रांशा उन्हें कॉफी सर्व कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से वायर डालना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट केबल को फैला देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो उस इंटरनेट केबल को उस मशीन में लगाते हैं तो उससे सभी जगहों के लोगों को वो टीवी पर देख पा रही होती है, उनसे बात कर पा रही होती है और इससे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जेनो उन सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर सेंको भी उन्हें अपना नाम बताता है। और फिर जेनो उन सभी को बताता है कि स्पेसशिप बनाने के लिए हम स्पेसशिप के कई मिलियन पार्ट्स के डिजाइन को एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कासेकी पूछता है कि कैसे, तो क्रोम कहता है कि हमें पेपर पर वो डिजाइन्स बनाकर उन्हें उन सभी को भेजना होगा। तो ये सुनकर सुइका कहती है कि ये तो काफी ज्यादा काम हो जाएगा। सेंको उनसे कहता है कि भला हमने वो इंटरनेट केबल किस लिए डाली है। वो कहता है कि डिजाइनिंग का सारा काम ऑनलाइन किया जाएगा। और फिर सेंको कहता है कि हम ई पेपर का यूज करेंगे। वो उन्हें बताता है कि उसके लिए हम टीवी के लिए एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करेंगे, जिनमें एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होगी। वो कहता है कि इससे तुम स्क्रीन पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक पेन से टच करोगे वहाँ पर एक लाइट ट्रेल बन जाएगी। वो कहता है कि रीडिंग के लिए हमें एक मेटालिक शीट ऐड करनी होगी और उससे हम स्क्रीन पर जो भी बनाएंगे उसे बाकियों को सेंड कर पाएंगे। फिर जेनो कहता है कि बेसिकली सभी इंजीनियर्स रियल टाइम में अपने स्क्रीन को शेयर करके अपने डिजाइन को हमें दिखा सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ बनाया होता है, तो कोहाकू पूछती है कि ये क्या है। तो कासेकी उसे बताता है कि मून पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट इसी पर बैठेंगे। फिर क्रोम उस पर बैठ कर देखता है, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइट होता है और क्रोम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर सेंको कहता है कि अब फाइनल बॉस वाईमैन को फेस करने का टाइम है, लेकिन पहले हमें हमारी मून लैंडिंग टीम चुननी होगी और उनकी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करानी होगी। फिर जेनो उनसे कहता है कि स्टोन वर्ल्ड से स्पेस में जाना बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्रू पूरी ट्रिप के लिए पेट्रीफाई हो सकता है और फिर वो बाद में उन्हें रिवाइव कर सकते हैं। फिर सेंको कहता है कि यही सोचकर हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिजाइन किया है। फिर जेनो कहता है कि लेकिन ये करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि मिशन में क्या हो सकता है। वो कहता है कि हमें नहीं पता कि वाईमैन क्या है और हमारी साइंस उसके आगे टिक भी पाएगी या नहीं। जेनो कहता है कि हर छोटे डिसीजन से ह्यूमंस की फेट डिसाइड होगी और इसीलिए हम पुराने वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम में से ही लोगों को ट्रेन और सिलेक्ट करेंगे। फिर वो कहता है कि वो 3 लोग, एक पायलट, एक साइंटिस्ट और एक फाइटर होगा। तभी रूसी बोलता है कि पायलट की सीट मेरी है। फिर जेनो कहता है कि अगला क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट कौन होगा। वो कहता है कि मुझे यही कंट्रोल टावर में रहना होगा, तो फिर ऑब्वियसली उनका साइंटिस्ट सेंको ही होगा और उसको भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना की ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हम सेंको को कपड़ों में स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं और हानादा उसको ट्रेन कर रही होती है और वो जापान से वापस आ गई होती है। फिर हमें पता चलता है कि अब इंटरनेट होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, तो अब उन्हें मैसेंजर की जरूरत नहीं होती और कोई भी वहाँ पर आसानी से आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि उजोरिया भी वहाँ पर आई होती है और वो टाइजू को देखकर उसको गले लगा लेती है और इससे टाइजू काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर हम गिनरो को देखते हैं और वो भी इसी तरह से कोहाकू को गले लगाने आता है, लेकिन वो उसकी धुलाई कर देती है। फिर गेन जेनो से पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पर किसी रीजन से बुलाया है ना। तो जेनो कहता है कि हाँ, हम यहाँ अपने फाइटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम सुकासा, हियोगा और बाकी के फाइटर्स को कपड़ों में स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें देखकर सेंको को अपने डैड यानी कि ब्याक्युआ की स्विमिंग प्रैक्टिस याद आ जाती है और फिर ये याद करके वो भी स्विमिंग प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उनका फोकस टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें काफी बड़े बड़े पजल्स को सोल्व
करना होता है और सेंको उन्हें बड़ी तेजी से कंप्लीट कर रहा होता है। फिर हम उन्हें बैलेंस ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब उन्हें एक काफी ऊंचाई पर जंप लगानी होती है और सुकासा वो एक ही बार में कर देता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर ये देखकर र्यूसी ज़ेनो और सेंको से पूछता है कि क्या सुकासा सिलेक्ट हो गया, तो ज़ेनो कहता है कि नहीं, बाकी भी काफी अच्छा कर रही हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि कोहाको भी जंप करके वहाँ पर पहुँच जाती है और ये देखकर सुकासा चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और सुकासा ने कोहाको को एक जगह पर बुलाया होता है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कोहाको वहाँ पर आती है सुकासा उस पर अटैक कर देता है। तो फिर कोहाको उसके अटैक को अपने वेपन से रोकती है और फिर सुकासा और कोहाको दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स कर रहे होते हैं और होने वाले अटैक से बच रही होती हैं। और फिर कोहाको को लग रहा होता है कि सुकासा ने उनको धोखा दिया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक से सुकासा रुक जाता है और कोहाको से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और फिर वो कोहाको से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो उस समय भी हमने इसी तरह से फाइट की थी और इतने सालों बाद तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी मेरी और योगा के बराबर हो गई है। कोहाको उससे कहती है कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे इस बैटल से मैं बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं हूँ। फिर सुकासा उससे कहता है कि हमारे किंगडम ऑफ साइंस के वेपन से तुम हमसे ज्यादा दूर नहीं हो। और फिर वो कहता है कि साइंस सभी को इक्वल बना देती है। फिर हम सुकासा को सेंको और ज़ेनो के साथ देखते हैं और वो उनसे कहता है कि मून पर जाने के लिए एक एजाइल वॉरियर ज्यादा सही रहेगा और इससे रॉकेट पर कुछ किलोग्राम वजन कम पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी होती है और मून पर जाकर वाईमैन का सामना करने के लिए उनके 3 क्रू मेंबर र्यूसी, सेंको और कोहाको होती हैं। फिर अगले सीन में हम उनकी रिसर्च लैब का सीन देखते हैं और र्यूसी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी मून पर जा रहा होता है और उसने रॉकेट का एक रेफरेंस मॉडल बनाया होता है जो कि काफी यूजफुल होता है। और फिर र्यूसी कहता है कि ये शिप इन बोतल स्पेसशिप है। तभी साई कहता है कि मुझे याद है कि कैसे र्यूसी मुझसे उसकी शिप इन बोतल मॉडल्स की कैलकुलेशन कराता था। फिर हमें उनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर र्यूसी एक टॉय शिप बना रहा होता है तो साई उससे कहता है कि काफी अच्छा टॉय मॉडल है। तो वो कहता है कि ये कोई टॉय नहीं है, ये शिप ऑफ द फ्यूचर है और मैं इसे रियलिटी बनाना चाहता हूँ। वो कहता है कि एक दिन मैं रियल शिप पर सेल करूंगा। फिर वो साई से सेल बोट नेविगेशन सिमुलेटर बनाने के लिए कहता है तो साई उसको बनाने लगता है। फिर प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं कि साई ने स्पेसशिप नेविगेशन सिमुलेटर प्रोग्राम बनाया होता है और फिर हम देखते हैं कि यो उसका यूज करके स्पेसशिप को मून पर लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉकेट को क्रैश करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी उसे चलाता है और वो बड़ी आसानी से स्पेसशिप को मून पर लैंड करा देता है और ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। और हनादा कहती है कि हमें तुमसे अच्छा पायलट नहीं मिल सकता, किसी के पास भी तुम्हारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर र्यूसी को स्टैनली की याद आ जाती है और फिर हम साई को एक शूटिंग गेम खेलते हुए देखते। तो फिर ये देखकर कोहाको उससे कहती है कि क्या स्पेस में शूट आउट हो सकता है, तो सेंको उनसे कहता है कि क्या पता हमें गन फाइट करनी पड़ जाए। फिर हम उन सभी को उनकी रिसर्च लैब में देखते हैं और फिर सेंको उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वाईमैन हम पर किस पावरफुल वेपन से अटैक करेगा। तो क्रोम थोड़ा सोचकर कहता है कि वो मेडुसा होगी। तो सेंको कहता है कि सही कहा। फिर सेंको उनसे कहता है कि हम स्पेस में 2 एंटी मेडुसा आइटम्स के साथ जाएंगे। और फिर हम टीवी पर ज्वेल को देखते हैं और फिर वो कहता है कि पहला आइटम रेजरेक्शन वॉच है। वो कहता है कि इसमें रिवाइवल फ्लूइड की एक डोज है, तो पेट्रीफाई होने से पहले तुम्हें कुछ सेकंड्स या मिनट बाद का टाइमर लगाना है और उस टाइम पर इस वॉच से रिवाइवल फ्लूइड निकलेगा जिससे तुम रिवाइव हो जाओगे। फिर ज़ेनो कहता है कि तुमने ग्राउंड जीरो पर काफी सारे मेडुसा तो देखी होगी। तभी ये सुनकर कोहाको कहती है कि अगर उसने हम पर मेडुसा से बार बार अटैक किया तो क्या हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। तभी सुकासा वहाँ आता है और कहता है कि ऐसे अटैक्स की वीकनेस होती है। सुकासा कहता है कि अगर वाईमैन हम पर मल्टीपल स्टेजेस में अटैक करेगा तो उसे हर पेट्रिफिकेशन बीम के बीच में डिले डालना होगा और वही डिले हमारा मौका होगा। तभी हम वहाँ पर एक गन देखते हैं जो कि उनका दूसरा वेपन होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यो उस गन से काफी सारे मेडुसा पर फायर करता है और उससे वहाँ पर एक नेट निकलता है जो कि जाकर उन मेडुसा पर गिर जाता है और फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे वो सभी मेडुसा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो उनका सेकंड वेपन नेट गन ग्रेनेड लॉन्चर होता है। फिर अगले सीन में हम सेंको, र्यूसी और कोहाको को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि र्यूसी सभी मेडुसा पर बिल्कुल सही निशाना लगा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और फिर हम र्यूसी को कहीं पर जाते हुए दिखते हैं और फिर र्यूसी सोचता है कि मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, यहाँ पर एक और आदमी है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पायलट है और वो वर्ल्ड का भी बेस्ट शूटर है। फिर हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट जगह आ जाता है जिसको सिर्फ वही जानते हैं जो कि किंगडम ऑफ साइंस के लिए साथ में लड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टैनली का स्टैचू होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।